जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। आज जो देखेंगे सीटेट 2026 का जो 6 सितंबर को एग्जाम होना है, कूट आधारित प्रश्न जो कि सीडीपी का है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का कूट आधारित प्रश्न जो कि आपके जो एग्जाम है, सीटेट के एग्जाम है, उसमें देखना पैटर्न बन गया है कि कूट आधारित है, तर्क कथन है, सही जोड़ी है, या इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसी प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो सालवट पेपर है ये, PYQ क्वेश्चन, जिसमें से सीडीपी को हम देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीडीपी में अगर PYQ क्वेश्चन देखते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। क्यों बेनिफिट रहेगा? क्योंकि इसी ढंग से प्रश्न बार बार आपको देखने को मिलता है। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और यहाँ पर और रहेगा कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। देखो, एक कक्षा है, अब उस कक्षा में कुछ विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं तो कुछ विद्यार्थी थोड़ा सा कम रहते हैं, यानी कि सामान्य रूप से रहते हैं। अब आपको देखना है कि इन दोनों में जो भिन्नताएं पाई जाती है वह कैसी ढंग से हैं, किस प्रकार से हैं। ऑप्शन है समझ की अग्रवर्ती गहनता, दूसरा है सीखने की तेज गति, तीसरा है समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, और चौथा है शारीरिक विकास की तेज गति। देखो, यहाँ पर ना आपको भिन्नताएं देखनी है, एक प्रतिभाशाली बच्चे में और एक है सामान्य बालकों में। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर आप कैसे लगाओगे? तो आपको ये देखना है कि जो एक कक्षा में जो बढ़िया होशियार बच्चे रहते हैं और जो कम होशियार रहते हैं उनमें अंतर। एक तो पहला, समझ की अग्रवर्ती गहनता, यानी कि जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनमें समझ की जो गति है वह तेज रहती है, यानी कि वह अन्य बालकों की अपेक्षा जल्दी समझते हैं। तो ये भिन्नता होती है। जो लोग कम समझदार है या सॉरी कम जैसे कि सामान्य रूप से है, उनमें कहीं ना कहीं समझ की जो अग्रवर्ती गहनता है वह कम रहती है। दूसरा, सीखने की तेज गति, तो प्रतिभाशाली के जो बच्चे हैं वह तेज गति से सीखते हैं और सामान्य विद्यार्थी कम गति से सीखते हैं। इसका मतलब दूसरा भी ऑप्शन सही रहेगा। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, तो ये गलत बात है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे जो है समझ के लिए दूसरों पर निर्भरता नहीं रहता। शारीरिक विकास की तेज गति, ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि एक प्रतिभाशाली बच्चे का और सामान्य बच्चे में फर्क देखे, क्योंकि यहाँ पर बौद्धिक विशेषता की बात की है, ना कि शारीरिक विशेषता की बात। इसका मतलब है पहला और दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, और ये किसमें है? बी में दिया हुआ है, 1 और 2। ठीक है। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, बताना है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, या स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। देखो, एक प्रतिभाशाली जो कक्षा है या प्रगतिशील कक्षा है, इसमें होता क्या है, प्रगतिशील कैसे होता है? जब बच्चा प्रश्न करता है, जब वहाँ अपने शिक्षकों से प्रश्न करता है, एक दूसरे से यानी कि अपने सहपाठियों से प्रश्न करता है, खुद से प्रश्न करता है, तो ये जो है एक प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण है। ना कि अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। भाई, प्रश्न पूछेगा तभी तो उसमें जानने की ललक आएगा, है ना, यानी कि उसमें जानने की भावना का विकास होगा। अगर कोई बच्चा क्लास में जाता है, सीधा सीधा पढ़ता है और आ जाता है, किसी भी प्रकार के प्रश्न नहीं पूछता, इसका मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तभी ऐसा है। ठीक है। तो आंसर आपको लगाना है 2, 3, 4, क्योंकि एक ऑप्शन गलत है। अब ये किसमें है? ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3, 4 का। कौन से कारक बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? बताइए। बच्चों में जो समाजीकरण की भूमिका है उसमें एक महत्वपूर्ण अदा करते हैं। समाजीकरण की भूमिका यानी कि समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से बातचीत करना है, उन सभी के बारे में अध्ययन से होता है। तो एक जो बालक है, जो बच्चे हैं, उसके लिए ना एक मीडिया का भी रोल रहता है, यानी कि मीडिया में किस प्रकार से समाचार चलता है, किस प्रकार से माहौल बनाता है, ये सभी जो है इसके प्रभाव पड़ता है।
उनके विद्यालय का भी प्रभाव पड़ता है, परिवार का तो प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये शुरुआती है, और अपने पास पड़ोस का। तो यहाँ पर देखा जाए तो फिर चारों ऑप्शन सही रहेगा, जो कि एक बच्चे में सामाजिकरण की जो भूमिका का विकास करना है और किस प्रकार से करना है, उन सभी के तहत इसमें जुड़ा रहता है, इसमें दिखता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 सही रहेगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। इसी प्रकार से ना आपको जब भी कूट आधारित प्रश्न मिलता है, तो आप पहले आराम से पढ़ना और आराम से पढ़ने के बाद जो है आप इसे हल करने का प्रयास करना। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? बताओ, कौन से ऐसे कारक है जो बच्चों के विकास को निर्धारित करता है और प्रभावित भी करता है? ऑप्शन है आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। क्या हो सकता है इसका आंसर? बताओ। देखो, कोई भी बच्चे का जो विकास होता है वह उनके आनुवंशिकता यानी कि उनके परिवार में किस ढंग से विकास हुआ है उसके आधार पर रहता है। ठीक है, तो आनुवंशिकता का जो प्रभाव है तो 100% रहता ही है। उसके बाद भौतिक कारण यानी कि उसके आस पड़ोस के जो वातावरण है वो भी एक कारण बनता है कि बच्चे का विकास किस प्रकार से और किस दिशा में जा रहा है। अगर कोई ऐसा समाज है जहाँ पर देखा जाए तो फिर पिछड़े समझ के लोग रहते हैं, या उनका ढंग से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, या वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी ये सब चीज़ देखने को मिलता है। इसलिए भौतिक वातावरण भी प्रभावित करते हैं। और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारण, तो ये तो है ही। इसका मतलब है 1, 2, 3 सही रहेगा, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, देखो, कथन और तर्क आधारित प्रश्न है। कथन में क्या दिखा है कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति का कौशल समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तर्क ये दिया गया है कि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है। बताओ आंसर क्या रहेगा? क्या हो सकता है इसका आंसर? कथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क सही व्याख्या करता है। कथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क सही व्याख्या नहीं करता है। कथन और तर्क दोनों गलत है। ये कथन तथा तर्क दोनों, सॉरी, कथन गलत है और तर्क सही है। क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो, पहले पढ़ो आराम से कि स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के गति का कौशल समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। इसका मतलब गलत, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है, तो गलत, क्योंकि समन्वय ही महत्वपूर्ण है। भाई आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उनमें अगर गति के कौशल नहीं है, कई लोग होते हैं ना, बता रहा हूँ आपको, अगर आप क्लास में इंटर करें पढ़ाने के लिए, तो कुछ बता रहे हो, कुछ समझा रहे हो, बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी पकड़ता है, आपके बातों को जो है बहुत जल्दी जल्दी पकड़ने का काम करता है। इसका मतलब है कि उस बच्चे में जो सीखने की क्षमता है, जो कौशल की क्षमता है, वहाँ गति उनमें तेज है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है तो गलत, महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा, तर्क में क्या लिखा है कि सीखना और विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो गलत, क्योंकि सीखना यानी कि जो अधिगम है और विकास है एक दूसरे के, यह महत्वपूर्ण पहलू है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अधिगम प्राप्त कर रहे हो तो ये जो है आपके विकास को दर्शाता है। अगर आप सीख नहीं रहे हो, अधिगम प्राप्त नहीं करते हो, इसका मतलब ये आपके विकास को क्या क्या दिखाता है इसमें, कि आपका विकास नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि कथन और तर्क दोनों गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन किस में दिया है? तीसरा में, सी में दिया हुआ है कि कथन और तर्क दोनों गलत हैं। ठीक है, ठीक। छठा प्रश्न है, कथन बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। तर्क ये दिया है कि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव मार्ग तय करते हैं। तो बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर? सबसे पहली बात देखो, कथन
कि बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। किसी भी चीज का आप पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। भाई आपका घर में जैसे कि बच्चे हैं, अब आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे आपका 5वीं क्लास में इतना परसेंट लाएगा, 10वीं क्लास में इतना परसेंट लाएगा, भविष्य में ये जो है बढ़िया डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ये जो बात सही कहा गया है कि सटीकता के साथ पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, ये सही है। तर्क ये दिया है कि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव तय करते हैं। बिल्कुल सही बात है। भाई अब बच्चा है, अब उनके माता पिता के ऊपर निर्भर करता है कि उनके माता पिता किस प्रकार से हैं, तो बच्चे में भी उसका गुण दिखता है। साथ ही उनके जो आस पड़ोस के वातावरण है, पर्यावरण है, ये भी दर्शाता है कि बालक का जो विकास होना है, संयोजन होना है, वह किस दिशा में जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता क्या है, अलग अलग दिखता है ना। बालकों में जो है अलग अलग देखने को मिलता है। दो बालक है, दोनों अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं, दोनों अलग अलग गांव में रहते हैं, दोनों अलग अलग शहर में रहते हैं। भले ही उसे एक टीचर पढ़ाए, लेकिन दोनों का विकास जो है, मार्ग जो है अलग अलग रहते हैं। तो ये भी सही है और तर्क जो है कथन का सही व्याख्या करता है। तो आंसर इसका ए रहेगा। कथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क सही व्याख्या करता है किनका, कथन का। 7वां प्रश्न है, कथन और तर्क यहां पर भी दिया हुआ है, इसलिए कह रहा हूं आप ना, अगर पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम लोग लगातार वीडियो को देखते रहेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न रहेगा जो कि कूट आधारित रहेगा, कुछ ऐसे प्रश्न रहेगा जो कि सामान्य रूप से रहेगा, कुछ ऐसे प्रश्न रहेगा जो कि सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन में रहेगा, लेकिन वो हार्ड क्वेश्चन रहेगा। समय के साथ साथ हम देखते हुए जाएंगे। ठीक है, 7वां प्रश्न है, कथन क्या दिया है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तर्क ये है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। दोस्तों आपको ना सबसे पहली बात तो याद रखना है, वृद्धि और विकास। वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाता है। जैसे कि आपका शरीर हाइट बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा, एक समय के बाद रुकता है। आपका वजन बढ़ना रुक जाता है, आपका शरीर का जैसे मोटापा है वो रुक जाता है। ये क्या है, वृद्धि है। लेकिन विकास जो है निरंतर चलता है। अब आपको इसी को ध्यान में रखना है कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था काल, जो मध्य बाल्यावस्था काल है, बाल्यावस्था काल है ना, वो बाल्यावस्था काल का अलग अलग डिफाइन किया गया है। तो मध्य बाल्यावस्था काल, पूर्व बाल्यावस्था काल ऐसा है। तो मध्य बाल्यावस्था काल तक से तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि विकास जो है कभी ठहरता नहीं है, वो निरंतर चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये गलत है। तर्क ये है कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते। तो ये भी गलत है। नई चीजें जो है व्यक्ति जब तक उनका मृत्यु नहीं हो जाता तब तक सीखता है। हालांकि ये दिखता नहीं है, लेकिन सीखता है, क्योंकि जब तक वह नई चीजें नहीं सीखेगा तब तक वह दुनिया के साथ अपना समायोजन ढंग से नहीं करता। इसका मतलब है कथन और तर्क दोनों गलत है और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं। बताओ, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 के हिसाब से आकलन के क्या उद्देश्य है। बताओ, 4 ऑप्शन दिया गया है कि सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। पहला ऑप्शन गलत है। भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आकलन, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चे में डर पैदा करना है, बच्चे में क्या है तनाव पैदा करना है, ऐसा नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। दूसरा, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, बिल्कुल सही बात है। आप जो पढ़ रहे हो, आपको जो पढ़ा रहा है टीचर, वह जो है उस चीज को दोहराने का काम करता है। तो दूसरा सही रहेगा। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना है, अधिगम और विकास को जो है अनुकूल बनाना है, ये भी सही रहेगा। बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। साथ ही कक्षा के अंदर और बाहरी विद्यार्थियों को समर्थन देना है। यानी कि एक टीचर का काम क्या है, नई शिक्षा नीति के हिसाब से बच्चे का प्रोत्साहन करना है, चाहे क्लास में हो चाहे क्लास के बाहर हो,
उनको जो है सही राह दिखाना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला ऑप्शन गलत है, 2, 3, 4 सही रहेगा। और ये किस में दिया हुआ है? डी ऑप्शन, 2, 3, 4 सही रहेगा सिवाय एक के। 9वां प्रश्न है, कथन दिया है कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। तर्क ये है कि अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। तो देखो, नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना, बच्चे के पास ज्ञान है लेकिन अब उस ज्ञान का वृद्धि करना है, तो नई चीज़ों का शामिल करना है, नई चीज़ों का, नई सामग्रियों को उसमें शामिल करना है ताकि उनके ज्ञान मौजूदा जो स्थिति है उसके साथ जोड़ सके, उसका डेवलपमेंट कर सके। तो कथन सही है। तर्क दिया है अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। अधिगम मतलब सीखना। तो सीखते कैसे है? एक रेखीय तरीके से सीखता है क्या? नहीं। तो सीखने का तरीका क्या है? अलग अलग होता है, अलग अलग, सबका अलग अलग है। एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे अलग अलग ढंग से सीखते हैं, ना कि एक रेखीय ढंग से। इसका मतलब है तर्क गलत है। अब इसका क्या है? कथन सही है और तर्क गलत है, और ये सी ऑप्शन में दिया है। 10वां प्रश्न है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करता है? बताओ कौन से कारक है जो अधिगम यानी कि सीखने को प्रभावित करता है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। विद्यार्थियों की अभिरुचि, बिल्कुल सही बात है, अधिगम को प्रभावित करता है। यानी कि विद्यार्थियों में रुचि किस प्रकार की है, किस क्षेत्र में रुचि है। विद्यार्थियों का सामूहिक स्वास्थ्य क्या है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनका विचार कैसा है, ये सभी इसी में आ जाएगा। तो ये भी सही रहेगा। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, आप जैसे कि पढ़ा रहे हो तो किस रणनीति के हिसाब से तय होता है, किस रणनीति के हिसाब से पढ़ाई होता है, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। और एक आता है विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो ये तो होगा ही, क्योंकि हर व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज की संस्कृति को सीखता है, तो ये भी इनको प्रभावित करता है। तो 1, 2, 3, 4 सही रहेगा, जो कि उपरोक्त सभी ए ऑप्शन में दिया हुआ है। विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है, बताओ विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है, किसमें हो सकता है? विकासात्मक परिवर्तन हो सकता है, कैसे हो सकता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, बहुआयामी या व्यक्तिगत। याद रखना है विकासात्मक जो परिवर्तन हो सकता है वहाँ मात्रात्मक ढंग से हो सकता है। हालांकि विकास को मापा नहीं जा सकता, वृद्धि को मापा जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विकासात्मक परिवर्तन हो सकते मात्रात्मक बोला गया है, तो ये सही रहेगा। और गुणात्मक, क्योंकि मात्रा है इसका मतलब उसमें गुण दोष तो हो गई है, तो गुणात्मक भी सही रहेगा। और बहुआयामी, बहुत से ऐसे आयाम हैं जिसमें विकास होता है, उनमें परिवर्तन हो सकता है। और एक है व्यक्तिगत, तो ये भी सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आंसर 1, 2, 3, 4 सही रहेगा, और ये डी में दिया हुआ है। 12 नंबर का प्रश्न है, सभी बच्चों का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? ठीक है, बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास की सभी प्रकार की विकास की पहली शर्त है। भाई बच्चे को हम क्या बनाना चाहते हैं? बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी चीज को अधिगम अच्छे से कर सके, सीख जल्दी सके। लेकिन सबसे पहले क्या होता है? शरीर स्वस्थ है। जैसे कि आपका सपना है कलेक्टर बनने का, टीचर बनने का, और कुछ भी बनने का, लेकिन आपका शरीर अस्वस्थ रहता है हमेशा, तो नहीं। सबसे पहले शरीर को स्वस्थ करो। जहाँ शरीर स्वस्थ रहेगा उसके बाद मन स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो आप जो भी कर्म करोगे वह सही डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब है कि इसके लिए पौष्टिक आहार जरूरी है। आपका खान पान किस प्रकार से होता है, शारीरिक व्यायाम, ये जो है शारीरिक और मानसिक दोनों को प्रभावित करता है। और एक है मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं के साथ। तो यहाँ पर 1, 2, 3 सभी मूल आवश्यकता है जिनके माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य शारीरिक विकास विकास किया जा सकता है, और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? बताओ, आप जो है टीचर हो और आप अपने क्लास के बच्चों में समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसे तेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? पहला है, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। कराओगे क्या? बिल्कुल कराओगे, क्योंकि बच्चों का समाजीकरण के विकास स्कूल से प्रारंभ होता है। स्कूल भी इसमें भागीदारी रहता है। बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे कि समाज में किस प्रकार से रहते हैं। ये सामाजिक महापुरुषों के बारे में उसको आदर्श सिखाएंगे कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद हुए, दयानंद सरस्वती हुए, महात्मा गांधी हुए, सरदार पटेल हुए, और जैसे कि देख सकते हैं, तो इनमें जो सामाजिक भावना का जो प्रेरणादायक सोच है उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो ये भी सही रहेगा। और समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। जो समाज में प्रचलित है, कुछ ऐसे मान्यता है जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और कुछ ऐसे मान्यता है जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए रूढ़िवादिता ढंग से है। तो इनके बारे में समझ को विकसित करना है। तो 1, 2, 3 सही रहेगा। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है ये सभी। 14 नंबर का प्रश्न है, देखो कि कथन और तर्क। ठीक है, क्या बोला गया है? शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। बिल्कुल, आप देखो शहर में, दिल्ली, मुंबई में, है ना, यहाँ पर क्या होता है? रियलिटी शो होता है, चाहे सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, एक्टिंग का हो, सब में रियलिटी शो होता है, और वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। तर्क ये दिया है कि इन दिनों परिवार और साथियों की अधिकतम मीडिया बच्चों की समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो इतना तो तय है कि दोनों सही हैं, कथन और तर्क। लेकिन जो है, तर्क कथन यानी कि अ को सही व्याख्या करता है। कैसे सही व्याख्या करते हैं? कि इन दिनों बच्चों, परिवार और साथियों के संग मीडिया बच्चों की समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका का माध्यम बनता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे शहरों में रियलिटी टीवी शो पर आधारित होते हैं। तो इसका मतलब ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का प्रश्न है कि किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। बताओ, धर्म का महत्व क्या है? बच्चे का समाज विकास करना है, धर्म का महत्व क्या है? सबसे पहली बात, उनमें आदर्श रहते हैं, उनमें जो पात्र रहते हैं वह आदर्श होते हैं, और वो आदर्श बच्चों में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इनका महत्व रहते हैं। अनुकरण, अगर कोई आदर्श श्रेष्ठ है तो उन आदर्शों को अनुकरण करना चाहिए, अपने जीवन में यथार्थ ढंग से रखना चाहिए। तो ये भी सही रहेगा। और एक है संस्कार, जहाँ आदर्श है, जहाँ अनुकरण है, वहाँ पर तो संस्कार होगा ही। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी सही है। और देखा जाए तो फिर 15 का डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, जो कि 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, 16 नंबर है कि आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर है। बताओ, आनुवांशिकता तथा वातावरण। आनुवांशिकता मतलब डीएनए, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले यानी परंपरा को, चलने वाली परंपरा को। और एक है वातावरण, जो अपने आसपास के माहौल को बताता है। तो दोस्तों, इसमें जो है निर्भर, पूरक, सहयोगी, ये सभी रहेगा, क्योंकि आनुवांशिकता तथा वातावरण जो परस्पर है वहाँ एक दूसरे से निर्भर है, एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे के सहयोगी है। और ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व हैं। देखो, प्रश्न को आप समझना है। क्या बोले, बालक क्या है, उसका क्षमता क्या है। भाई, एक घर में एक बच्चा है, उसके पड़ोसी के घर में एक बच्चा है। ठीक है, तो बच्चे का विकास कैसा नहीं हो रहा है, बच्चे का विकास इस प्रकार से है, दो बच्चे का विकास अलग अलग क्यों है, इन सबका प्रश्न के उत्तरदायी जो होते वंशानुक्रम नहीं होते। वंशानुक्रम में कुछ होते जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, इसके लिए वातावरण ही निर्भर रहते हैं। एक बच्चा है और दूसरा बच्चा है। एक बच्चा एक अच्छे सोसाइटी में रहते हैं, वह अपने आस पड़ोस को देखकर आगे बढ़ता है। एक बच्चा जो है, जो सोसाइटी में रहते हैं उतना अच्छा नहीं है और उसी को देखकर आगे बढ़ता है। तभी जाके प्रश्न उठता है
कि उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वातावरण बदलाव है, वातावरण अलग अलग है। कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण का साधन है? कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण का साधन है? निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची। आंसर रहेगा 1, 2, 3। क्योंकि यहाँ पर सतत मूल्यांकन करना है, व्यापक मूल्यांकन करना है, और इसके लिए जो साधन होता है ना, बीच बीच पे निरीक्षण देना रहता है, प्रश्नावली का प्रयोग करना है, जांच सूची का प्रयोग करना है, ये सभी एक तरीका है क्या? व्यापक मूल्यांकन का। ठीक है, प्रश्न को ना बड़े आसान से समझना। सीडीपी ऐसे टॉपिक है जिसमें से आप 100 में से 100% ला सकते हो नंबर। इसमें किसी प्रकार से 1-2 नंबर कटने की चांस नहीं है, बस उसको धीरे से समझना है। 19वां नंबर का प्रश्न है कि कथन और कारण। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। कारण, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को अनदेखा करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। सबसे पहले कथन को पुनः पढ़ो कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसके जो मानक मूल्य हैं, उनके जो मूल्यांकन का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, उन सबके जो तरीके हैं उन सबको पालन करना चाहिए। कारण ये कहा गया है कि शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को अनदेखा करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। जिससे कि क्लास में है, कई बार बच्चों के बीच में मतभेद हो जाता है, इन सबको दूर करना चाहिए और खारिज करना चाहिए। तो ये भी सही रहेगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण सही व्याख्या करता है कथन की। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, अगला दोस्तों 20 नंबर के प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर बताना है। ठीक है, क्या लिखा है कि समस्यात्मक बालक है? बताना है आपको, समस्यात्मक बालक कौन है? झूठ बोलने वाला बालक है, कि चोरी करने वाला बालक है, कि माता पिता का कहना ना मानने वाला है, या उपरोक्त सभी? इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।